गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज अपन देखेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज वेरी फाउंडेशन एनी आर्बिट्रेशन प्रोसेस। मतलब किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस की फाउंडेशन रहती है उसका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज। मतलब एक एग्रीमेंट पार्टीज द्वारा टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन, मतलब खुद होके वो सबमिट कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस को चुनना चाहते। ऑल और सर्टन डिस्प्यूट्स, मतलब सभी या फिर पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स विच हैव अराइजन और विच में अराइज बिटवीन देम। एक तो वो ऑलरेडी अराइज हो चुके या फिर वो फ्यूचर में अराइज होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। और दोनों पार्टीज के बीच एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है जिसको लॉ मानता, वेदर वो कॉन्टेक्चुअल भी रह सकती या नहीं भी, तो उसको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोला जाता है। इन सिंपल टर्म, एक ऐसा एग्रीमेंट पार्टीज के बीच का दोनों पार्टी खुद होके एक्सेप्ट करते या फिर सबमिट करते कि हमें आर्बिट्रेशन मंजूर है किसी भी डिस्प्यूट के लिए या फिर सभी डिस्प्यूट के लिए जो भी उनके बीच अराइज होंगे, या तो वो ऑलरेडी अराइज हो चुके होंगे या फिर वो फ्यूचर में अराइज होंगे। अगर उन दोनों के बीच एक लीगल रिलेशनशिप है जिसे लॉ मानता, वो कॉन्टेक्चुअल भी रह सकता और नहीं भी, तो उसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोला जाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टू रिमेंबर इज सेक्शन 7 विच आउटलाइंस द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, वो सेक्शन 7 है जो डिफाइन करता है कि क्या है नेचर और रिक्वायरमेंट्स इस एग्रीमेंट के लिए। Essential requirement section 7. For an arbitration agreement to be valid and enforceable in an Indian court, it must meet this criteria. मतलब किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए और कोर्ट के अंदर इन्फोर्स करने के लिए उसको फॉलोइंग क्रिटेरिया मीट करने को पड़ता। सबसे पहले मस्ट बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में होना। ओरल एग्रीमेंट्स टू आर्बिट्रेट आर नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द 1996 एक्ट। सो फर्स्ट कंडीशन देखिए कि वो राइटिंग में होना। ओरल एग्रीमेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। इंटेंशन टू आर्बिट्रेट, डॉक्यूमेंट मस्ट क्लियरली शो दैट द पार्टीज इंटेंड टू रेफर देयर डिस्प्यूट्स टू अ प्राइवेट ट्रिब्यूनल। मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ हो कि दोनों पार्टीज इंटेंड कर रहे, मतलब उनका इंटेंशन है कि उनका जो भी डिस्प्यूट है वो प्राइवेट ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाए। यूजिंग वर्ड्स लाइक माइट, मे इंस्टेड ऑफ शाल कैन समटाइम्स मेक द क्लॉज इनवैलिड। मतलब शाल की जगह अगर आपने आर्बिट्रेशन जो आपका एग्रीमेंट है उसके अंदर माइट और मे लिख दिया तो वो प्रोबेबिलिटी बताता, एश्योरेंस नहीं देता कि आप आर्बिट्रेशन करना ही चाहते। मे और माइट मतलब हम सोचेंगे करेंगे ऐसा, बट अगर आपने शॉल लिख दिया तो आपको सिर्फ मतलब आर्बिट्रेशन ही ऑप्शन है फिर आपके लिए। तो मे और माइट अगर हुआ तो वो इनवैलिड बन जाता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो भी है। थर्ड है डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। The dispute must arise out of specific legal relationship like a business contract, a lease or a partnership. वो डिस्प्यूट एक स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप के द्वारा निर्माण होना चाहिए। जैसे अगर बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है कोई, उसके अंदर डिस्प्यूट होता है तो फिर वो आर्बिट्रेशन को जाएगा। लीज का कॉन्ट्रैक्ट था टीनेंट और ओनर में, तो वो भी अगर उसमें डिस्प्यूट है फिर भी आर्बिट्रेशन जा सकते। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ तब भी आर्बिट्रेशन जा सकते। और फोर्थ है सिग्नेचर। इट शुड आइडली बी साइन बाय द पार्टीज। मतलब उस पर पार्टीज की साइन होना, बोथ पार्टीज की। हाउ एवर एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम और इवन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक ईमेल्स दैट प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट इज सफिशियंट। मतलब वैसे तो पार्टीज की साइन होना उस पर, बट अगर कभी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शंस है तो उस कंडीशन में अगर लेटर एक्सचेंज किया होगा पार्टीज के बीच, टेलीग्राम वगैरह या फिर ईमेल भेजा होगा एक दूसरे को, और जिससे ये साबित होता कि एग्रीमेंट है, रिकॉर्ड है वो, मतलब एक्सेप्टेंस का, तो वो भी चलता। सो क्या है इसेंशियल? सबसे पहले राइटिंग में होना, देन इंटेंशन होना दोनों पार्टी का आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन को जाने के लिए। एक डिफाइन लीगल रिलेशनशिप होना दोनों पार्टीज के बीच, और सिग्नेचर होना पार्टीज की। देन फॉर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन टेक टू फॉर्म्स, आर्बिट्रेशन क्लॉज और सेकंड है सबमिशन एग्रीमेंट। मतलब जो फॉर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, एक तो वो शॉर्ट पैराग्राफ इंक्लूड विद इन अ लार्जर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम्पल क्लॉज 15 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक तो क्लॉज के जरिए रह सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था,
उसके अंदर का क्लॉज 15 आर्बिट्रेशन के बारे में बताता, तो उस प्रकार रह सकता है। या फिर a separate agreement signed after dispute has already arisen where parties agree to go to arbitration instead of court। मतलब डिस्प्यूट अराइज हो चुका ऑलरेडी, अभी फिर पार्टी डिसाइड कर रहे कि हम कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो उनके बीच का एक एक्सेप्टेंस, दोनों का सिग्नेचर किया हुआ एक सबमिशन एग्रीमेंट होना, तो तब भी वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। की लीगल डॉक्ट्रिन्स। Doctrine of separability. This is the crucial concept for law exams. It means the arbitration clause is considered a separate contract from the main agreement. तो ये डॉक्ट्रिन बोलती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सपोज आर्बिट्रेशन का क्लॉज हुआ, तो वो क्लॉज मतलब 2-3 लाइन का भी हुआ, तो वो 2-3 लाइन का क्लॉज एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वो अलग रहेगा मेन एग्रीमेंट से। इफेक्ट, इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंड टू बी वॉइड और इलीगल द आर्बिट्रेशन क्लॉज सर्वाइव्स। मतलब भले ही वो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट था उनका, जैसे ऊपर अपन ने कंस्ट्रक्शन का देखा, तो कंस्ट्रक्शन का वो एग्रीमेंट भले ही इनवैलिड था, लेकिन उसके अंदर की जो आर्बिट्रेशन की क्लॉज थी, क्लॉज 15, वो वैलिड रहेंगी तब भी। द आर्बिट्रेटर स्टिल हैज़ द पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और आर्बिट्रेटर के पास फिर भी अधिकार रहेगा कि वो डिस्प्यूट डिसाइड कर सके, भले ही वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए, बट उनकी अंदर की जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो वैलिड रहेंगी। उसके बेसिस पे आर्बिट्रेटर वो डिसाइड कर पाएगा डिस्प्यूट तभी भी। Competence section 16, the arbitral tribunal has the authority to rule on its own jurisdiction. If a party argues that there is no valid arbitration agreement, the arbitrator, not the court, is usually the first one to decide on that objection. मतलब कॉम्पिटेंस नाम की ये डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि वो खुद का ज्यूरिसडिक्शन खुद डिसाइड कर सकते। अगर कोई पार्टी कहे कि यार ये तो कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही नहीं है, आप इसको चला ही नहीं सकते आर्बिट्रेशन के अंदर, तो फिर ये आर्बिट्रेटर पे डिपेंड है कि वो उसको अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर समझता है कि नहीं। कोर्ट बाद में आएगा, सबसे पहले आर्बिट्रेटर का ओपिनियन मैटर करेंगे उधर। द पावर ऑफ कोर्ट टू रेफर पार्टीज सेक्शन 8। If a party ignores the arbitration agreement and files a civil suit in the court, the other party can move an application under section 8। मतलब पार्टी को मतलब मालूम हो या मालूम ही नहीं किसी पार्टी को, क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ते ही नहीं, इतना लंबा रहता वो। अगर किसी ने पढ़ा नहीं और बाद में डिस्प्यूट अराइज हो गया, देन उसने क्या करा, सिविल कोर्ट में केस फाइल करी, एंड दूसरे पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया कि सर इस एग्रीमेंट के अंदर हमने लिखा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर हम आर्बिट्रेशन के जरिए उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर उस कंडीशन में कोर्ट वो मैटर को आर्बिट्रेशन को भेज देगा। मैंडेटरी ड्यूटी, वो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट तो जुडिशियल अथॉरिटी मस्ट रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। मतलब अगर सही में कुछ मतलब वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो तो कोर्ट को भेजना ही पड़ता पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए। द कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन टू कीप द केस इफ द एग्रीमेंट इज़ वैलिड। अगर एग्रीमेंट वैलिड हुआ तो कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं कि वो खुद के पास केस रख सके, कोर्ट की मर्जी नहीं चलती उधर। Attributes of good arbitration clause. To avoid litigation about the arbitration itself, a well-drafted clause usually specifies। मतलब लिटिगेशन आर्बिट्रेशन के बाद अवॉइड करने के लिए एक वेल ड्राफ्टेड क्लॉज जो रहता उसके अंदर रहता नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। सबसे पहले मस्ट बी एन ऑड नंबर एज पर सेक्शन 10। देन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन डिटरमाइंस द लीगल जुरिसडिक्शन। लैंग्वेज ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब क्या लैंग्वेज रहेंगे, और सब्सटेंटिव लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडिया, ऐसा। या फिर वो मेंशन कर सकते द कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऐसा भी लिख सकते। वो पार्टीज के बीच कैसा डिसाइड होता है उस पर डिपेंडेंट रहेंगी। तो इस प्रकार एक क्लॉज होना, मतलब ये एग्जाम्पल देखा अपन ने कि क्लॉज एक्चुअली कैसी होना जिससे ईजी जाए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। समरी टेबल। प्रोविजन सेक्शन 7 डेफिनेशन बताता, मस्ट बी राइटिंग होना और ईमेल लेटर्स द्वारा भी चलता। सेक्शन 8 रेफरल बाय कोर्ट बताता, कोर्ट मस्ट सेंड पार्टीज टू आर्बिट्रेशन इफ एन एग्रीमेंट एग्जिस्ट, मस्ट है इधर देखो। देन सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टीज आर फ्री टू चूज बट इट कैनॉट बी एन इवन नंबर, ऑड नंबर में होना। देन जुरिसडिक्शन, ट्रिब्यूनल कैन रूल ऑन इट्स ओन ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंस मतलब ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है कि वो खुद का जुरिसडिक्शन खुद डिसाइड कर सकते। सो इधर अपना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हु कैन और कैनॉट एंटर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट।